बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, कल वाले क्वेश्चन को हम दोबारा सॉल्व करने जा रहे हैं और कुछ अमेंडमेंट के साथ सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। हमने कहा परचेज्ड 1000 यूनिट्स ऑफ डॉलेंस एसी फॉर ₹40,000 पर यूनिट। कैरेज पे किया इस पे 5 लाख। इसमें से 1000 में से कितने यूनिट बेचे हैं बेटा? 700। तो अब जब मैं गोडाउन जाऊंगा गिनती करने के लिए, तो गोडाउन जब जाऊंगा गिनती करने के लिए, तो वहां गिनती में कितने आने चाहिए? ये बताइए आप मुझे। उसूली तौर पे वहां गिनती में कितने आने चाहिए? अगर मैंने 1000 खरीदे थे और वो 1000 के 1000 हमारे गोडाउन में आए थे, तो अब अगर 1000 में से 700 बिक चुके हैं, तो अब गोडाउन में बचे हुए यूनिट्स कितने होने चाहिए गिनती के? बोलिए। सही है। जब मैं गोडाउन जा रहा हूं, तो गिनती में कितने आ रहे हैं? गिनती में कितने आ रहे हैं? 250। ये ना, फिजिकल स्टॉक काउंट का मतलब क्या हुआ? आप गोडाउन गए, गिनती करके स्टॉक को काउंट किया, और यूनिट्स गोडाउन में कितने दिख रहे हैं आपको बेटा? 250। होने कितने चाहिए बताइए? 300 होने चाहिए। गिनती में कितने आ रहे हैं? 250। तो 50 की क्या है? शॉर्टेज है, 50 गायब है। आप टेंशन में आ गए। तो वो 50 गायब है यार, ये 50 कहाँ चले गए? तो सवाल पहला होगा, क्या मैंने कहीं 750 तो नहीं बेचे? ऐसा हो कि मैंने 50 यूनिट और बेचे हो, उस 50 की मैंने सेल रिकॉर्ड ना की हो। क्या कहते हैं, बोलिए। ये भी पॉसिबल। अब आप दिमाग चलाना शुरू करें, भाई 50 की शॉर्टेज है, 50 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? इस डिफरेंस की कोई ना कोई आपको वजूहत तलाश करनी पड़ेगी। फिर आपको याद आया, अरे हाँ भाई, 10 यूनिट तो ऑनर साहब घर लेके चले गए थे, और वो 10 यूनिट घर ले जाने की कोई एंट्री पास नहीं हुई थी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो 50 में से 10 यूनिट का मसला तो हल हो गया। यस, यस हुआ कि नहीं हुआ बेटा? जवाब दीजिए आप सब लोग। अब बचे कितने? 40। अच्छा भाई, ओके, 40 थे। तो 40 में से 25 जो थे, वो रास्ते में जब गुड्स आ रही थी उस वक्त क्या हो गए थे? डिस्ट्रॉय हो गए थे, मिस हैंडलिंग की वजह से, या एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी रीजन की बना पे। ओके। तो ये क्या है? लॉस है ना? ये लॉस है ना? बोलिए, लॉस है। ठीक है। ये लॉस है। अच्छा जी। इस लॉस को मैं एबनॉर्मल लॉस का नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? एबनॉर्मल लॉस। क्या नाम दिया बेटा मैंने? एबनॉर्मल लॉस। सही है। तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये होता क्या है एबनॉर्मल लॉस। लेकिन थोड़ा सा पहले इसको नाम दे दें, इसको मैं एबनॉर्मल लॉस का नाम दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद 15 यूनिट जो थे वो एक्सपायर्ड हो गया। मतलब एक्सपायर्ड मतलब वो ऐसी चले ही नहीं, किसी काम के नहीं थे, वो बन के खराब आए थे। फॉर एग्जाम्पल, मान लें उसकी कोई वारंटी नहीं थी, आप कंपनी को वापस नहीं सके, वो आपका ही लॉस है। और ऐसा लॉस रूटीन में होता रहता है कि चीजें खराब निकलती हैं डायरेक्ट। तो नॉर्मली आपकी एक्सपेक्टेशन अगर है कि एक चीज आप जो जो सामान खरीदते हैं उसमें से खराब चीजें निकलती हैं, और ये आपकी एक्सपेक्टेशन में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल लॉस। तो एक हो गया एबनॉर्मल लॉस, एक हो गया नॉर्मल लॉस। ठीक है जी, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस को तफसील से, क्या है क्या। फिल वक्त आप इस चीज को नाम दे दो ऊपर। ये ड्राइंग्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिनती में जो 250 यूनिट आ रहे हैं और 50 यूनिट बीच में से गायब हैं, उनके गायब होने की वजह तलाश करनी है।
कि कहीं उनमें से कोई चोरी तो नहीं हो गया यूनिट्स। चोरी हो गया तब भी लॉस हो गया आपका, एबनॉर्मल लॉस है। डैमेज हो गया तब भी एबनॉर्मल लॉस हो गया। सही है बेटा। ठीक है, तो ये आप, इसका मतलब ये है कि गिनती में अगर 250 यूनिट आ रहे थे और थ्योरेटिकली आपका अकाउंट जो शो कर रहा है वो कितने यूनिट शो कर रहा है, 300। तो अब इस शॉर्टेज को आपने क्या करना है, डील करना। वो कैसे डील करना समझा रहा हूं मैं आपको, अंडर परपिचुअल भी और अंडर पीरियोडिक भी। ओके, यस और नो, बोलिए बेटा, रिस्पॉन्स दीजिएगा प्लीज। अब इसका मतलब पहले तो ये बताइए मुझे कि देखें, आपने कल क्लास ली है माशाल्लाह सबने, तो टाइम मुझे सेव करना है और आप मुझे इतना सपोर्ट करेंगे कि बेटा शुरू की 3 ट्रांजैक्शन की एंट्रीज तो वही है जो मैंने कल बनाई थी। क्या कहते हैं, बोलिए। सही है बेटा। तो बेटा क्या आप मानेंगे यहाँ तक का सारा सिलसिला जो है वो सेम रहेगा? पहले मैं जरा निपटा दूं परपेचुअल सिस्टम, बेटा प्लीज आप सबकी भरपूर तवज्जो चाहिए होगी। और ये लेक्चर कल के लेक्चर से कंटिन्यू है, तो बराह मेहरबानी जो कल नहीं था तो उसको पहले अच्छी तरह कल वाला लेक्चर सुनने की जरूरत है। ठीक है ना? अच्छा, अब बहुत तवज्जो आप सबकी। रुपीज इन थाउजेंड है, 1000 आपने परचेज किए थे यूनिट्स, तो 1000 को आपने 40,000 से मल्टीप्लाई किया था, आपके पास ये 40 मिलियन आंसर आया था। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हुआ था। 5 लाख उसकी क्या थी, कैरिज इनवर्ट थी, वो भी इन्वेंट्री अकाउंट में डेबिट हो चुका था। यस और नो? तो ये 1000 यूनिट की टोटल कॉस्ट है। आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए था। याद है या भूल गए? ये 1000 यूनिट की क्या है बेटा, टोटल कॉस्ट है। सही है। इसमें से बिके कितने, 700। तो ये मैंने कल कैसे कैलकुलेट किया था, किसी मार्कअप या मार्जिन से कैलकुलेट नहीं किया था, क्योंकि अगर मुझे अगर परचेज कॉस्ट पता है और ये पता है कितने यूनिट बिके हैं, तो मैं डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो यूनिट्स के जरिए कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो वो जो स्टूडेंट्स कल नहीं थे और वो जो थे, दोनों क्या करें, 40,500 को डिवाइड करें बेटा किससे, 1000 से। तो अगर 40,500 1000 यूनिट की कॉस्ट है, 40,500 अगर 1000 यूनिट की कॉस्ट है, तो आपको एक यूनिट पड़ा कितने का, 40.5 का। बेचे कितने थे आपने, 700। तो जो बेचे 700 उसकी कॉस्ट क्या आई, 28,350।
रिस्पॉन्स है सब लोग। तो 40,500 में से 40,500 जो कि 1000 की कॉस्ट थी, उसमें से 700 की कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल बन गए। तो अब उसूली तौर पर जो बैलेंस सीडी होना चाहिए, वो बैलेंस सीडी कितने यूनिट की कॉस्ट होनी चाहिए बताइए? 300 यूनिट की। इस 300 को भी वेरीफाई कर लें अगर करना चाहें। 40,500 1000 यूनिट की कॉस्ट है, डिवाइड बाय 1000 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 300 कर दिया, 12,150 आपके पास आंसर वेरीफाई हो जाएगा। यस और नो बोलिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जरा गौर से देखिए ट्रायल बैलेंस को। ट्रायल बैलेंस जो इन्वेंट्री शो कर रहा है वो 300 यूनिट की शो कर रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल 700 यूनिट की शो कर रहा है, सेल 700 यूनिट की शो कर रहा है। यस और प्रॉब्लम ये है कि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक 300 यूनिट का है और गोडाउन में मेरे पास कितने यूनिट्स हैं? 250। तो अगर एग्जामिनर क्या करता है बेटा, अगर एग्जामिनर अदर इंफॉर्मेशन में क्या करता है बेटा, ये मालूमात फराम करता है आपको, ये वाली कि 50 यूनिट फाउंड शॉर्ट हैं, जिसमें से 10 यूनिट जो है वो ऑनर ने विड्रॉ कर ली। यस और नो? तो इसका मतलब क्या है, आपको ड्राइंग की एडजस्टमेंट पास करनी। जवाब दें, इसका मतलब क्या हुआ, आपको ड्राइंग की एडजस्टमेंट पास करनी, ये मतलब हुआ ना। अब बहुत तवज्जो, ये बैलेंस सी डी क्या हो जाएगा बेटा, बैलेंस बी डी बन जाएगा। एडजस्टमेंट के लिए इसको हमने रीओपन कर लिया। तो अगर मैं 12,150 को भी डिवाइड बाय 300 कर दूं, तब भी मुझे रेट मिल जाएगा ना कि एक यूनिट कितने का है। यस और नो? भाई अगर ये 300 यूनिट की कॉस्ट है, तो 300 से डिवाइड कर दूं, एक यूनिट का रेट मिल जाएगा ना। क्या कहते हैं, उसी रेट को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4,050 हो जाएगा। नहीं, कितना जाएगा, 4,050 नहीं होगा, 40.5 है ना, 405 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एंट्री बनाइए, एंट्री बनाइए। क्या एंट्री बनाइए, ड्रॉइंग्स डेबिट। और ये अकाउंट कौन सा अकाउंट है, इन्वेंट्री अकाउंट। मतलब 300 यूनिट में से 10 यूनिट हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि वो विड्रॉ हो गए। यस और नो? रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज। ऐसा ही है। इसकी एडजस्टमेंट मैं आपको यहाँ बना के दिखाया था, यानी जो जो मैं एडजस्टमेंट बना रहा हूँ आपके सामने यहाँ रखता हूँ। क्या एंट्री बनाई मैंने, ड्रॉइंग्स डेबिट, कितने से, ड्रॉइंग्स डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। 12,150 अगर 300 यूनिट की कॉस्ट है, जिसमें 250 वो हैं जो फिजिकली हमारे पास मौजूद हैं, 50 वो हैं जो शॉर्ट हैं, तो
एक यूनिट का हमें क्या मिल गया, रेट मिल गया, उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, 10 यूनिट जो कि शॉर्ट थे लेकिन उसकी वजह पता लग गई ड्रॉइंग्स। तो आंसर क्या आ गया बेटा, 405 आ गया। यस और नो बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत सारे बच्चे इसी में घूम जाते हैं। बोलिए, ड्रॉइंग्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 300 यूनिट की कॉस्ट में से 10 यूनिट की कॉस्ट आपने निकाल दी, कितने बचे, 290 बचे ना। अगर ये 300 यूनिट की कॉस्ट है, उसमें 10 यूनिट की कॉस्ट क्या हो गई, विड्रॉ हो गई, ड्राइंग हो गई, तो अब डिफरेंस कितना बचा, 290 का बचा। गोडाउन में कितने पड़े हैं, 250 पड़े हैं, स्टिल 40 की शॉर्टेज है। बोलिए, ठीक है। अच्छा सर, अब हुआ कि सर 40 जो रिमेनिंग बचे उसमें से 25 जो हैं वो रास्ते में डैमेज हो गए थे, और उसको सर आपने नाम दिया किस चीज का, एबनॉर्मल लॉस का। तो जहां भी लफ्ज एबनॉर्मल लॉस आ जाए उसकी एंट्री क्या बनेगी, जरा देख लीजिएगा, ये परपेचुअल सिस्टम है, पीरियोडिक नहीं है अभी। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या बनी, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री बनी स्टॉक डिस्ट्रॉयड या लॉस डेबिट, इसका इम्पैक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जीपी के बाद एक्सपेंस के तौर पर, और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा, बताइए, स्टॉक डिस्ट्रॉयड डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, इसको कैसे वैल्यू करेंगे। सर 12,150 यूनिट हमारे पास, 12,150 300 यूनिट की कॉस्ट है, जिसमें से 25 यूनिट जो है वो क्या है, डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन हमने उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया था, तो इसलिए वो गोडाउन में नहीं आ रहे हमारे पास। परचेज जरूर हुए थे लेकिन फिजिकली गोडाउन में नहीं आया, उससे पहले, आने से पहले क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। हाँ जी, तो कितना हुआ डिफरेंस, कितना अमाउंट आया, बताओ बेटा। 112 पॉइंट, क्या कहते हैं, 1012.5, चलेंगे, 1012.5, 1012.5, ठीक है। एंट्री क्या बनी, एंट्री बनी स्टॉक डिस्ट्रॉयड डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। वन थाउजेंड 12.5, सही है बेटा। और जो तीसरा लॉस है उसको बोल रहा हूं मैं नॉर्मल लॉस। तो जिस लॉस को मैं नॉर्मल लॉस बोल रहा हूँ, ये बताना भी बाकी है नॉर्मल एबनॉर्मल का डिफरेंस क्या है, लेकिन मान लीजिए इस लॉस को मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ। नॉर्मल लॉस का इम्पैक्ट हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स पर, यानी हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू बढ़ा देते हैं, ठीक है। बताइए, अच्छा, अब एंट्री क्या बनी, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। 12,150 300 यूनिट की कॉस्ट थी, जिसमें से 15 यूनिट क्या हो गए, स्क्रैप हो गए, किसी काम के नहीं रहे। रिस्पॉन्स प्लीज। 607.5, ठीक है जी, सही है, बोलिए।
इसका मतलब ये हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हुआ, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हुआ 607.5। अब यहाँ पर जो बैलेंस शीट ही बच रहा है बेटा, वो बैलेंस शीट ही क्या है, 250 यूनिट। तो हमने इस अकाउंट को 300 यूनिट से 250 यूनिट तक पहुंचा दिया। तो अब गोडाउन और अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, रिकंसाइल हो गया। यस और नो? इट इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन। अब गोडाउन का और अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, रिकंसाइल हो गया। बोलिए क्या आ रहा है, बैलेंस शीट निकाल के बताइए, सब लोग निकाल के बताइए बैलेंस शीट। 12,150 में से 405 माइनस कीजिए, 1012.5 माइनस कीजिए, 607.5 माइनस कीजिए, ये 607 है। तो बैलेंस शीट आ रहा है 10,125। तो बेटा बताइए 10,125 कितने यूनिट्स की कॉस्ट होनी चाहिए, 250। अब एक काम कीजिए, 12,150 को डिवाइड बाय 300 कीजिए तो आपको रेट मिल जाएगा 1 यूनिट का, और मल्टीप्लाई बाय 250 करके देखिए, आंसर वेरीफाई हो जाएगा। यस और? इसका मतलब ये है कि गोडाउन में 250 यूनिट है, तो इस अकाउंट का बैलेंस शीट भी 250 होना चाहिए। तो ये अकाउंट 300 यूनिट की कॉस्ट क्यों शो कर रहा था, इसलिए कि इस अकाउंट में एंट्री हुई थी 1000 यूनिट की, कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड हुई थी 700 यूनिट की, बचे हुए थे 300 यूनिट, गोडाउन में वेरीफाई हो रहे हैं 250 यूनिट, बीच में शॉर्टेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, परपीचुअल सिस्टम में हम क्या करेंगे, सुनिएगा बड़ी कीमती बातें करने जा रहा हूँ। परपीचुअल सिस्टम में हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री अकाउंट बनाकर बैलेंस शीट निकाल लेंगे, वो बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस तक पहुंच जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल भी ट्रायल बैलेंस तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर जो बैलेंस शीट इन्वेंट्री का, क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस शो कर रहा है, गोडाउन में बैलेंस उससे क्या है, मुख्तलिफ है, तो हमें इस बैलेंस शीट को एडजस्ट करके गोडाउन के हिसाब से जो गिनती हुई होगी उससे वेरीफाई करना होगा। यानी अगर ये ज्यादा शो कर रहा है और गोडाउन में बैलेंस कम है, तो इसका मतलब यह हुआ हमारे पास शॉर्टेज है। उस शॉर्टेज के जो रीजन क्वेश्चन आपको बताए, तो उस शॉर्टेज को आप कवर कर लें। अगर वो शॉर्टेज का रीजन बताए ड्राइंग, तो ड्राइंग की एंट्री पास करें। शॉर्टेज का रीजन बताए स्टॉक डिस्ट्रॉयड, तो स्टॉक डिस्ट्रॉयड पास कर लें। शॉर्टेज का रीजन बताए अब नॉर्मल लॉस, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें उतने अमाउंट से। या अगर मल्टीपल रीजन बताए, इस तरह मैंने एक ही उसमें सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, तो जो रीजन बताए आप कवर कर सकते हैं। और कुछ ना बोले तो आप उसको एबनॉर्मल लॉस ट्रीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। 50 की शॉर्टेज है, 50 की शॉर्टेज को आपने एबनॉर्मल लॉस मान लिया, ठीक है। बताइए बेटा सब लोग, इसका मतलब हम इन्वेंट्री के 300 यूनिट को गोडाउन में मौजूद 250 यूनिट के बराबर ले आए, तो गोडाउन वाला स्टॉक हमारे इन्वेंट्री अकाउंट से क्या हो गया, गोडाउन वाले क्लोजिंग स्टॉक का जो बैलेंस है वो इन्वेंट्री अकाउंट के बैलेंस शीट से क्या हो गया, रिकंसाइल हो गया। ये भी एक तरह की रिकंसिलिएशन है कि ये अकाउंट ज्यादा शो कर रहा है, गोडाउन कम शो कर रहा है, फिजिकली यूनिट्स कम है और अकाउंट में थ्योरेटिकली ज्यादा है। क्या बोलेंगे, फिजिकली यूनिट्स कम है, अकाउंट में थ्योरेटिकली यूनिट ज्यादा है। अब क्या करेंगे, तो शॉर्टेजेस के रीजन तलाश करेंगे और उस हिसाब से आप एंट्री पास कर देंगे। अब आप जब बनाएंगे, अब आप बनाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रायल बैलेंस जो होगा वो इन एडजस्टमेंट की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, अमेंड हो जाएगा। बेटा कल की क्लास अगर आपने ली होती, मैंने क्या बोला, कल वाला क्वेश्चन कंटिन्यू है बेटा हुजैफा। हमने 700 यूनिट बेचे हैं 55,000 के हिसाब से,
तो आप 700 को मल्टीप्लाई 55 कर दो हुजैफा बेटा। कल वाला क्वेश्चन है ना यार, कल वाला क्वेश्चन है हुजैफा। आप थे कल की क्लास में हुजैफा? हुजैफा बेटा कल वाली क्लास में थे? फिर जब एक क्वेश्चन कंटिन्यू होगा कैसे करोगे? 1000 में से 700 एसी बेचे हैं, यूनिट्स बेचे हैं 55,000 के हिसाब से। रुपीज इन 1000 लिया तो 55 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 700 मल्टीप्लाई 55 करके देख लो अल्लाह के बंदे। हुजैफा तो क्या आंसर आया बताओ ना यार। आ गया बेटा 38,500 ऐसे आया। सही है। और एग्जाम में तो ये नहीं पूछोगे ना ट्रायल बैलेंस में कैसे आया। जो एग्जाम ने दिया वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो फिल वक्त तो मान लो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, उस ट्रायल बैलेंस में जो भी सेल है उसको सेल मान लो। ठीक है। यानी इसका मतलब क्या, ये ट्रायल बैलेंस क्या होगा, अमेंड होगा ना। अब मुझे जवाब दें बेटा, सब लोग आप सबका रिस्पांस चाहता हूं, इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा हूं। और इन्वेंट्री अकाउंट इतने से भी कम होगा, इन्वेंट्री अकाउंट इतने से भी कम होगा, इतने से भी कम होगा, इतने से भी कम होगा। तो इन्वेंट्री अकाउंट का जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बैलेंस जाएगा वो ये जाना चाहिए 10,125। यस और नो? इन तीनों के क्रेडिट इफेक्ट जा रहे हैं। बोलिए, बताइए। जा रहे हैं। सही है ना? अच्छा उसके बाद अब अगर मैं बनाता हूं एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो उसमें सबसे पहले क्या आई बेटा, सेल्स आ गई। सेल्स कितनी आई बेटा, 38,500। सही है। अब लेस करना क्या है मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। परपेचुअल सिस्टम फॉलो किया है, ट्रायल बैलेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शो कर रहा है, और शो करना भी चाहिए कितना, 28,350। लेकिन इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे एक एडजस्टमेंट आ रही है बेटा। वो एडजस्टमेंट क्या आ रही है बेटा, नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। कितने का, 607.5 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो रही है। तो 28,350 प्लस 607.5 रिस्पॉन्स। कितना सम हुआ बोलिए ना, 28,957.5। तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ने से क्या हो गया, मेरे ग्रॉस प्रॉफिट में क्या आ गई, कमी आ गई। इस तरह आपका एबनॉर्मल लॉस तो क्या हो गया, चार्ज हो गया ग्रॉस प्रॉफिट पर। आपका नॉर्मल लॉस तो चार्ज हो गया ग्रॉस प्रॉफिट पर। यस और नो? लिखी जाएगी, बिल्कुल लिखी जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में लिखी जा सकती है। लेकिन मैं तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट पास कर रहा हूँ ना फाइनल अकाउंट के परस्पेक्टिव से। आप सही कह रही है, लिखी जाएगी। लेकिन लेकिन ये भी तो सोचे ना कि ट्रायल बैलेंस जो होता है वो एडजस्टमेंट बनने से पहले बन जाता है। तो ट्रायल बैलेंस पर्पस के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट क्लोज हो चुका होगा 28,350 से, और फिर हम इस 28,350 को ट्रायल बैलेंस से एडजस्ट करेंगे ना, ताकि हम बना सकें क्या,
स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो ट्रायल बैलेंस हमने कितना पिक किया, 28,350 हो गया बिफोर एडजस्टमेंट, और ये एडजस्टमेंट बनने की वजह से इस अमाउंट में कितना इजाफा हुआ 607.5 का, तो ये 28,957.5 बन गया बेटा। बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 9,542.5। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब जो आपने ये जो आपने डेबिट क्या किया, स्टॉक डिस्ट्रॉयड एबनॉर्मल लॉस, तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप क्या करते हैं, एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, यस और नो। तो इसको आप एक्सपेंसेस के साथ क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। यानी मैं इसको जीपी के बाद चार्ज कर रहा हूं एक्सपेंसेस के साथ। स्टॉक डिस्ट्रॉयड डेबिट यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज हुआ, कितने से, नेट प्रॉफिट। फर्ज कर लें कोई और एक्सपेंस नहीं है आपके पास, तो यही आपका नेट प्रॉफिट होगा ना, इस एक्सपेंस को माइनस करने के बाद। 8,530। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा यहां तक आप लोग। तो आपको 3 एंट्री सिखाई, ड्राइंग की एंट्री परपेचुअल सिस्टम में, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री परपेचुअल सिस्टम में, और नॉर्मल लॉस की एंट्री परपेचुअल सिस्टम में। ठीक है, अब अगर यही सब कुछ कहां लिखा हो, पीरियोडिक सिस्टम, तो फिर आप क्या करेंगे, जवाब दीजिए। यही सब कुछ कहां लिखा हो बेटा, पीरियोडिक सिस्टम, तो फिर आप क्या करेंगे। तो मैं पीरियोडिक सिस्टम का इफेक्ट डायरेक्ट कहां दिखाता हूं आपको, ट्रायल बैलेंस में, ताकि आपका दिमाग वहां से काम करे। यहां तक सब कुछ क्लियर है बेटा, ये बता दीजिए मुझे हाली। अच्छा ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब मैं कल वाला ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं, पीरियोडिक सिस्टम वाला। आपको पता है एंट्रीज क्या, देखें अब ये मत बोलिएगा एंट्रीज नहीं बनाई, भाई वो कल एंट्रीज बन चुकी हैं। परचेज अकाउंट 40,000 से डेबिट हुआ था, 40 मिलियन से। कैरेज इनवर्ड जो था वो 500 से डेबिट हुआ था। सेल जो थी वो 38,000 कितने से क्रेडिट हुई थी, 38,500 से क्रेडिट हुई थी। सब याद है ना, भूलना मत बनाए मेहरबानी। तो ये ध्यान में रखना, सब कुछ ट्रायल बैलेंस तक पहुंचा कैसे, पीरियोडिक मेथड। और पीरियोडिक मेथड के तहत बनने वाला ट्रायल बैलेंस, अकाउंट टाइटल, रुपीज इन 1000।
ठीक है जी, रुपीज इन 1000। परचेजेस जिनको याद नहीं आ रहा उनके लिए वर्किंग कर रहा हूं। सर 1000 यूनिट खरीदे, 40 रुपए के हिसाब से, 40 रुपए मतलब रुपीज इन 1000, 40,000 है। तो 3 जीरो कॉमन लिए इसमें से ताकि ये आंसर रुपीज इन 1000 में आए। तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था 40,000 से, वही अकाउंट का बैलेंस कहाँ आ रहा है, ट्रायल बैलेंस में। याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। कैरेज इनवर्ट इसके लिए पे किया था, जिसको डेबिट किया था कैरेज इनवर्ट के अकाउंट में। $500 से रिस्पॉन्स कीजिए। अच्छा जी, ओके। और सेल्स सेल्स की थी, 700 यूनिट बेचे थे 55,000 के हिसाब से। तो आंसर आया था 38,500, सेल क्रेडिट हुई थी 38,500 से। ऑब्वियसली ये सारी एंट्रीज बन के ये अकाउंट बन रहा है, खुद ब खुद नहीं बन रहा। ये सारे टी अकाउंट बने होंगे, सारी एंट्री डेबिट क्रेडिट हुई होंगी। वो कल हो चुकी है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी। अब जरा सोचने वाली बात क्या है, एग्जामिनर क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू दे नहीं रहा बेटा। एग्जामिनर चाह रहा है अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम एक काम करो, हम तुम्हें गोडाउन की कहानी सुनाते हैं, तुम गोडाउन की कहानी सुनो और क्लोथिंग स्टॉक खुद से वैल्यू करो। अदर इंफॉर्मेशन। नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर 1000 यूनिट्स वर परचेज। चले जी, एग्जामिनर ने ये बता दिया कि ये परचेज है ना, ये परचेज ये 1000 यूनिट की है। यस और नो? रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। अदर इंफॉर्मेशन में एग्जामिनर ने बता दिया आपको, लेकिन सिस्टम कौन सा है, पीरियोडिक है। क्या कहीं भी क्लोथिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है ट्रायल बैलेंस में? तो क्लोथिंग स्टॉक ढूंढने कहां जाना पड़ेगा? परपेचुअल में तो 300 यूनिट का क्लोथिंग स्टॉक दिख रहा था, गोडाउन उसको वेरीफाई करने गए थे, डबल वेरिफिकेशन रिकंसाइल करने गए थे। तो जब क्लोथिंग स्टॉक 300 का शो हो रहा था वहां पर परपेचुअल में, गोडाउन में 250 थे, तो फिर हमें पता लगा डिफरेंस क्या है, शॉर्टेज है। यस और नो? तो अगर यहाँ पे शॉर्टेज का पता ही ना हो तो सब कुछ कॉस्ट ऑफ सेल में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक मिलेगा गोडाउन में गिनती करके। ऑन स्टॉक टेकिंग following information obtained, 250 units
वर फाउंड इन हैंड। गिनती में कितने यूनिट्स आए? 250 आए, ठीक है। लेकिन बाकियों की कहानी भी अलग से सुनाएगा वो। 10 यूनिट्स were withdrawn by honor. 25 units were damaged in transit. 15 units were expired and scrapped. ठीक है जी, सही है बेटा। इसका मतलब यह है कि अब पीरियोडिक सिस्टम में ट्रायल बैलेंस में कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री बनाओ, क्लोजिंग स्टॉक को भी वैल्यू करो। 250 यूनिट की वैल्यू क्या है? या तो लिखी भी आ जाए या तो मैं खुद कैलकुलेट करना पड़ जाए। जवाब दो। तो ये सारी वैल्यू या तो एग्जामिनर तुम्हें कैलकुलेट करके देगा या फिर इनको कैलकुलेट करने का रास्ता देगा, जैसे अभी क्वेश्चन में मौजूद है। तो मैंने बोला भाई मैंने 40,500 की गुड्स परचेज की, 40,000 उनकी परचेज कॉस्ट थी, 500 उनका कैरेज इनवर्ट था, उसको डिवाइड बाय 1000 किया कि 40,500 के मैंने 1000 यूनिट परचेज किए, मल्टीप्लाई बाय 250 कर दिया, तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिल गई 10,125। तो पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट पास करनी पड़ रही है, लेकिन परपीचुअल सिस्टम में ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं बन रही, क्योंकि परपीचुअल सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक पहले ही इन्वेंट्री अकाउंट में मौजूद है। इस डिफरेंस को समझें। तो अब अगर एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए और वो पूछे क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन 1 परपीचुअल सिस्टम, ऑप्शन 2 पीरियोडिक सिस्टम, ऑप्शन 3 बोथ और ऑप्शन डी नन, तो आप कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे? पीरियोडिक सिस्टम। परपीचुअल सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां तो इन्वेंट्री अकाउंट मेंटेन हो रहा है, जो बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक है वहां पर। यस और नो बोलिए। ये जो कुछ भी सीख रहे हैं उससे कंक्लूजन ड्रॉ कर लें बराए मेहरबानी। ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ ना, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट बनानी है बेटा, तो सबसे पहले बनाते हैं क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट परचेजेस, या एक और नाम देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट जो नाम देते हैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा किसी पॉइंट पर अगर टाइम मिला तो, ठीक है। कितने से बनी है एडजस्टमेंट ये बेटा? 10,125। इस तरह 10,125 जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पार्ट बने, और आपने कहा परचेजेस में से 10,125 मेरी कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है और मैं इस 10,125 को कॉस्ट ऑफ सेल बनने नहीं दूंगा, ये मेरा बचा हुआ स्टॉक। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 40,500 में से 250 यूनिट तो अलग कर दिए,
बोले ना बेटा, देखे मैं जो बात समझा रहा हूँ उसको अगर आपने समझ लिया तो यकीन करें बड़ा फायदा होगा। आपने 40,500 जो कि 1000 यूनिट की कॉस्ट है, उसमें से आपने 250 यूनिट की कॉस्ट तो अलग कर दी, तो अब बाकी कितनी यूनिट की कॉस्ट बची? बाकी कितने यूनिट की कॉस्ट बची? 750। बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 50 लिख रहे हो तुम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 40,500 1000 यूनिट की कॉस्ट है। यार ये ट्रायल बैलेंस देख लो खुदा के वास्ते बेटा, वक्त कम है काम ज्यादा है। 40,500 1000 यूनिट की कॉस्ट है, इसमें से आपने कितने यूनिट की कॉस्ट अलग कर ली है? 250 यूनिट की कॉस्ट अलग कर ली है। तो अब जो डिफरेंस 250 1000 यूनिट की कॉस्ट में से 250 यूनिट की कॉस्ट अलग करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो कितने यूनिट्स का होना चाहिए? 750। तो मेरा सवाल ये, क्या हमने 750 यूनिट बेचे हैं या हमने 700 यूनिट बेचे? तो जो बैलेंस बचेगा वो तो 750 यूनिट की कॉस्ट है। यस और नो? यहां से बात पिक हो गई, बेहतरीन काम हो जाएगा। इसका मतलब अब हमारी कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर 50 यूनिट की कॉस्ट ज्यादा है जो हमने बेचे नहीं। अब उसका मसला हल करें, चले मसला हल करते हैं। अभी ठहरिए एक एक करके। नंबर 2, ड्राइंग डेबिट कर दें, परचेज क्रेडिट कर दें। 40,500 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 405 आंसर आया था। ये बताइए, अब हमने परचेजेस को क्रेडिट करके 750 यूनिट की कॉस्ट में से मजीद कितने यूनिट की कॉस्ट माइनस कर दी? मजीद कम कर दी। 10 यूनिट की। बेहतरीन बात कर दी, बेहतरीन बात कर दी। तो अब जो कॉस्ट बची वो कितने यूनिट्स की बची? 740। सब साथ साथ चल रहे हैं, जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, 740 में से 25 यूनिट जो है वो क्या है? डिस्ट्रॉयड है, एबनॉर्मल लॉस है। क्या आंसर आया इसका? 1012.5। आपने एंट्री बनाई स्टॉक डिस्ट्रॉयड डेबिट परचेजेस क्रेडिट, कितने से? 1012.5 से। यस और बोलिए। अच्छा जी, अब बताइए 740 यूनिट में से आपने मजीद कितने यूनिट की कॉस्ट निकाल दी, अलग कर दी? 25। अब बचे कितने? 715 यूनिट की कॉस्ट बची। हमने बेचे कितने? हमने बेचे कितने? 700। लेकिन जो कॉस्ट बची है इन तमाम एडजस्टमेंट को पास करने के बाद वो कितनी यूनिट्स की कॉस्ट है? 715 की। यानी आप ये बोलना चाह रहे हैं जो जो कॉस्ट बची है उसमें जो 15 यूनिट स्क्रैप हुए हैं उनकी कॉस्ट भी शामिल है।
और अगर ये नॉर्मल लॉस है तो इनकी कॉस्ट तो कॉस्ट ऑफ सेल में रहनी चाहिए, तो इनको हमें अलग करने की जरूरत ही नहीं। बेचे हमने 700 यूनिट है, लेकिन 15 का जो लॉस है वो नॉर्मल लॉस है, वो वैसे भी कॉस्ट ऑफ सेल पे चार्ज होना था। तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है 715 यूनिट की, तो 15 यूनिट उसमें ऑलरेडी मौजूद है, कौन से वाले, जो नॉर्मल लॉस थे। यानी पीरियोडिक सिस्टम में, सुनिएगा बड़ी कीमती बात कर रहा हूं, यानी पीरियोडिक सिस्टम में नॉर्मल लॉस की कोई एडजस्टमेंट पास नहीं होती। देखिए फिर समझ लें, वक्त है, बड़ा कीमती टाइम मिला है आपको, बहुत अच्छी एग्जांपल मिल गई है आपको समझने के लिए। मैं फिर आपको गिनवा देता हूँ एक एक चीज। आपके पास परचेज अकाउंट और कैरेज इनवर्ट मिलाकर 1000 यूनिट की कॉस्ट थी, आपने उसमें से 250 यूनिट जो फिजिकल काउंट में है उनको अलग कर लिया, जो बैलेंस बचा वो 250, वो 750 यूनिट की कॉस्ट के बराबर था, यस और नो। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दें बराए मेहरबानी, यस और नो। आपने यूनिट बेचे थे 700 और कॉस्ट ऑफ सेल आ रही थी 750 की, आपने कहा जो 10 ड्रॉइंग की है वो भी अलग कर दो। अब कॉस्ट ऑफ सेल बची कितने की, 740 की। आपने कहा जो 25 डिस्ट्रॉय हैं वो भी अलग कर दो। अब कॉस्ट ऑफ सेल बची कितने की, 715 की। हालांकि बेचे कितने हैं, 700 बेचे हैं, लेकिन हम बोलते हैं 15 को वहीं रहने दो, उसको मत निकालो क्योंकि वो नॉर्मल लॉस है, उसको तो वैसे भी कॉस्ट ऑफ सेल में होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है आखिरी वाली। तो पीरियोडिक सिस्टम में नॉर्मल लॉस की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। पीरियोडिक सिस्टम में नॉर्मल लॉस की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। अब एग्जामिनर दो किस्म के एमसीक्यूज पूछ सकता है, जरा गौर से सुनिएगा। नो एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस इज रिक्वायर्ड अंडर व्हाट, परपेचुअल सिस्टम, पीरियोडिक सिस्टम, बोथ, नन ऑफ दीज। गुड। नॉर्मल लॉस एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, नॉर्मल लॉस एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, परपेचुअल सिस्टम, पीरियोडिक सिस्टम, बोथ, नन ऑफ दीज। जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए परपेचुअल सिस्टम। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, एबनॉर्मल लॉस एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, परपेचुअल ऑप्शन ए, पर पीरियोडिक ऑप्शन बी, बोथ ऑप्शन सी, और डी नन ऑफ दिस। एबनॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट दोनों में बनती है, दोनों में, एबनॉर्मल की बेटा, एबनॉर्मल की, स्टॉक डिस्ट्रॉयड दोनों में डेबिट हुआ है। अब देखें, ये बातें अच्छी तरह आपने जहन में रख लेनी है, रहेंगी जहन में बेटा, बताइए। चलें जी, बेहतरीन हो गया यहाँ पर। अभी तो और पक्का करना है बेटा, इसको फिक्र ना करो, इसको पक्का भी, इसे प्लास्टर करना बाकी है अभी, ठीक है। अच्छा, अब बना लेते हैं बेटा एसओसीआई, सही है, बनाया एसओसीआई, सेम आंसर आना चाहिए ना। सेल्स कितनी बिकी, 38,500, सही है, बताओ। पर और सेल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है फिल वक्त, लेस क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए परचेस कितनी बिकी ट्रायल बैलेंस से, 40,000 की, ऐड क्या कर दिया, 500 का कैरेज इनवर्ड, लेस क्या कर दिया, 10,125 का क्लोथिंग स्टॉक, लेस क्या कर दिया, 405 की ड्राइंग्स, लेस क्या कर दिया,
1012.5 का एबनॉर्मल लॉस। तो अब जो डिफरेंस बचा वो 715 यूनिट की कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जिसमें 15 यूनिट वो भी शामिल हैं जो हमारे लिए एबनॉर्मल, हमारे लिए नॉर्मल लॉस है। चेक करें क्या आंसर आया। 28,957.5। बोलिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 9,542.5। और जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड डेबिट हुआ है, ये जो आपने 1012 से यहां से माइनस किए, परचेज वाली एंट्री है, परचेज में निकाला है। लेकिन जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड डेबिट हो रहा है उसको चार्ज करेंगे एक्सपेंस के तौर पर। कितने से, नेट प्रॉफिट निकालो। वही आंसर है जो पहले आ रहा था, बोलो। 8,530। ठीक है, अब इसको देख लें आप, सिस्टम का फर्क जरा समझ लें आप। ये रहा आंसर। ठीक है, अच्छा अब यहां पर बेटा यहां तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पर रुक के सुन लीजिएगा, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस को क्या क्या होता है, डिफरेंस वर्बली बता रहा हूँ, अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। ठीक है बेटा, नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है, ये डेफिनेशन बता रहा हूँ जो किताबों में लिखी हुई है, फिर एक बार बताऊंगा जो किताबों में नहीं लिखी हुई। नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो बिजनेस की एक्सपेक्टेशन में होता है। जितना लॉस बिजनेस एक्सपेक्ट करता है पहले ही, जिसका अंदाजा बिजनेस पहले ही लगा सकता है कि उस बिजनेस को इन्वेंट्री में, स्टॉक में कितना नॉर्मल लॉस होता है, मतलब नॉर्मली इन्वेंट्री खरीदने में और बेचने में कितनी इन्वेंट्री जाया हो जाती है। अगर इसका आपके पास प्री एस्टीमेट है, मतलब कोई परसेंटेज है, मतलब अगर मिसाल के तौर पे अगर हम बोलते हैं कि 2% इन्वेंट्री जो है वो आपकी नॉर्मली क्या होती है, जाया होती है, तो नॉर्मल लॉस आपकी एक्सपेक्टेशन में होगा। और जो बेटा एबनॉर्मल लॉस होता है ना, वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन होता है। क्या होता है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन से बाहर होता है, आपके एस्टीमेट से बाहर होता है। मतलब अगर एग्जामिनर बोलता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन थी लॉस की 2%, लेकिन आपको लॉस हुआ 3%, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2% तक लॉस नॉर्मल है और 1% लॉस का कहलाएगा एबनॉर्मल कहलाएगा। यस और नो, क्या कहेंगे। अच्छा ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें ना सारी की सारी। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें करते हैं और जरा अपने अंदाज से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरी बनाई हुई बात है, ठीक है ना। वो बात क्या है, नॉर्मल लॉस वो लॉस है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, वो होगा ही होगा, कुछ भी कर लो। सही है। और एबनॉर्मल लॉस वो लॉस है जो अवॉइडेबल तो था,
लेकिन आपने अवॉइड नहीं किया। अगर आप एहतियात करते, एहतियात से काम लेते, तो आप उस लॉस से बच सकते थे, एबनॉर्मल लॉस से। लेकिन आपने एहतियात नहीं की तो वो लॉस आपको हो गया। अब इसकी तरह एग्जाम्पल हम सुन लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिकल। आप एक दर्जी के पास जाते हैं, टेलर के पास जाते हैं सूट सिलवाने के लिए। क्या आप दर्जी को बोल सकते हैं कि इस सूट में कपड़े का एक हिस्सा भी जाया नहीं होना चाहिए? यानी वो जो दर्जी जब कटिंग करता है, तो कटिंग करते वक्त क्या होता है, कपड़े की जो किनारियां वगैरह निकलती हैं वो भी ना निकले और सूट भी बन जाए। क्या ये ऐसा पॉसिबल? दर्जी ने बोला भाई बगैर कटिंग किए तो मैं इस सूट को बना नहीं पाऊंगा, तो जो कटिंग होगी उसमें कपड़ा तो जाया होगा। बताओ ये एक्सपेक्टेशन में है या बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है? बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। कैसे? आपने कभी टेलर से कपड़े नहीं सिलवाए या कभी खुद कटिंग नहीं की? अगर आपने कपड़े सिलते हुए देखना तो आपको पता है कटिंग के अंदर कपड़ा क्या होता है, जाया होता है। यस और नो? वेस्ट, हाँ वही जाया होना, वेस्टेज। तो वेस्टेज को तो मैं लॉस बोल रहा हूँ, तो इसको आप नॉर्मल वेस्टेज बोल दें कि हाँ भाई जब कपड़ा सिलता है तो कटिंग होने की वजह से जो जो वेस्टेज है वो नॉर्मल है। ये नॉर्मल बात है, ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। लेकिन आप क्या करें, आप बजिद हैं, आप दर्जी को बोल रहे हैं, आप टेलर को बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो चाहता हूँ कि एक धागा भी जाया ना हो कपड़े का। तो दर्जी आपसे तंग आके बोलता है एक काम करो कपड़ा लपेट लो बेटा, मेरे बस की बात नहीं। ठीक है, तो सिलवा क्यों रहे हो, इसी को लपेट लो। ऐसा ही है ना? अच्छा, आप एक और मास्टर दर्जी के पास चले गए, मतलब कम पैसे वालों के पास, मतलब फॉर एग्जाम्पल। तो उसने क्या किया, आपसे कपड़ा लिया, एक कैंची लगाई बीच में और एक कैंची लगाई बीच में, तो क्या कर दिया, बजाय कपड़ा सीने के उसके छोटे छोटे रुमाल बना दिया। बोला देखो कपड़ा जाया किया बगैर मैंने कितना कमाल कर दिया, आपका लॉस भी नहीं हुआ, ये इतने सारे रुमाल बन गए आपके लिए। तो आपने बोला यार मैं तो कपड़ा सिलवाने आया था, तुमसे रुमाल बनवाने थोड़ी आया था। तो वो कपड़ा आपके लिए क्या हो गया, मुकम्मल तौर पे जाया हो गया। क्या कहते हैं, यस और नो? तो जो पहली एग्जाम्पल थी वो नॉर्मल लॉस थी, और जो सेकंड एग्जाम्पल है वो एबनॉर्मल लॉस है। उसने आपका कपड़ा जाया कर दिया, वो क्या कहते हैं पहनने के काबिल नहीं रहा भाई, उससे अब नहीं बन पाएगा सूट आपका, अब रुमाल बना है। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कभी आपने कंस्ट्रक्शन होते हुए देखी हो, दीवार पे प्लस्तर होते हुए देखा हो, प्लस्तर, दीवार पे प्लस्तर होते हुए देखा है बेटा आप लोगों ने? देखा तो होगा कम से कम यार, मतलब सबने ही देखा होगा। तो जब वो दीवार पे प्लस्तर हो रहा होता है, तो जब बंदा जो प्लस्तर कर रहा होता है दीवार पे सीमेंट लगाता है, जब वो सीमेंट लगाता है कुछ सीमेंट के जर्रात जो है वो नीचे गिरते हैं, कुछ कुछ चीजें उसकी नीचे गिर रही होती है, गिर रही होती नहीं गिर रही होती? आप उसको बोलो यार क्या कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, सीमेंट जाया कर रहे हो तुम, सीमेंट जाया नहीं होनी चाहिए। उसने बोला यार देखो दीवार पे जब फेंकूंगा तो कुछ तो नीचे गिरेगा ना, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं बिल्कुल भी सीमेंट, मैं तो बहुत एहतियात से काम कर रहा हूँ, 99% सीमेंट दीवार पे लग रही है, 1% शायद नीचे गिर रही हो। इतना तो लॉस आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये काम की नौयत ऐसी है। दीवार पे एक बंदा पेंट कर रहा है, कुछ पेंट के कतरे ब्रश से नीचे गिर रहे हैं, कुछ पेंट के कतरे दीवार से लगने के बाद नीचे आ रहे हैं, आपका पेंट जाया हो रहा है। आपने पेंट करने वाले को बोला यार तुम क्या कर रहे हो यार, तुम इतना महंगा पेंट जाया कर रहे हो। वो बोलेगा ये तो नॉर्मल बात है, इतना तो पेंट गिरेगा ना।
इतना तो पेंट क्या होगा, जाया होगा, ये तो कोई खास बात ही नहीं है, मतलब ये तो नॉर्मल बात है, रूटीन की बात है, सबके साथ ऐसा होता है। तो दोनों केसेस में क्या हो गया, नॉर्मल लॉस हुआ या एबनॉर्मल लॉस हुआ? वो जो मटेरियल आपका जाया हो रहा है या वेस्ट हो रहा है उसको आप क्या बोलेंगे, नॉर्मल लॉस बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे? नॉर्मल लॉस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने सीमेंट की बोरी खरीदी हुई है और वो बोरी पड़े पड़े बारिश में, बारिश हुई और वो बोरी पड़े पड़े क्या हो गई, वहीं सूख गई, जाया हो गई बगैर इस्तेमाल किए। तो ये तो सीमेंट पड़े पड़े जाया हो गया ना, ये क्या था, एबनॉर्मल लॉस था। पेंट करने वाले ने पेंट का डब्बा खोल के छोड़ दिया, पेंट पड़े पड़े सूख गया, इस्तेमाल नहीं हो सका, क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो गया। आप इसको अवॉइड कर सकते थे अगर आप एहतियात करते, लेकिन आपने एहतियात नहीं की तो क्या हो गया, लॉस हो गया। चलें बेटा, आखिरी एग्जाम्पल और फाइनल एग्जाम्पल, ये बताओ चूल्हे पर दूध कितने लोगों ने गर्म किया है? किया होगा ना यार, इतने छोटे मोटे काम तो घर के कर लेते होगे यार, लड़के भी कर लेते होंगे मेरे भाई। ठीक है, ये बताओ जब तुम चूल्हे पे दूध गर्म करते हो तो क्या उसमें से कुछ दूध जो है वो हवा में निकल जाता है, मतलब दूध की क्वांटिटी में थोड़ी बहुत कमी आती है कि नहीं आती? जब आप चूल्हे पे रखते हो तो कुछ दूध हवाओं में निकल, मतलब दूध, अब वो पानी है या दूध है जो भी है, मैं साइंटिफिक बहस नहीं कर रहा, लेकिन जो दूध की क्वांटिटी है वो कम होती है कि नहीं होती? यस और नो? तो क्या आप इस एवापोरेशन को अवॉइड कर सकते हो, ये बताओ मुझे। तो जो दूध हवाओं में उड़ गया वो तो नॉर्मल लॉस है, लेकिन था क्या, था ये कि एक दिन आपने रखा चूल्हे पे दूध, ठीक है, और आपने चूल्हा कर दिया ऑन और आप लग गए एसएमएस पर, थोड़ी देर बाद दूध जो है वो उबल के पतीले से क्या हो गया, बाहर आ गया, ये कौन सा लॉस हो गया? ये एसएमएस भी नहीं लगना चाहिए था आपको बेटा, गलत बात है, ये एबनॉर्मल लॉस। अब इसमें अगर आप एहतियात करते, एसएमएस पे ना लगते, तो फिर क्या होता? बात समझ में आई? तो उम्मीद करता हूं आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल का पहले तो फर्क समझ में आया हो, लेकिन एग्जाम्पल से ज्यादा बेटा आपको एंट्री का फर्क आना चाहिए, पहले बता दो मैं आपको। तो नॉर्मल लॉस का इफेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल पे जाता है और परपिचुअल में एडजस्टमेंट बनती है। एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल पे नहीं जाता बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, उसकी भी परपिचुअल में एडजस्टमेंट बनती है। पीरियोडिक के अंदर नॉर्मल लॉस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि जितने से इन्वेंट्री शॉर्ट होगी उतना बैलेंस कॉस्ट ऑफ सेल में रह जाएगा, जितना बैलेंस कॉस्ट ऑफ सेल में रह जाएगा, अगर वो नॉर्मल है तो उसी में रहने दे, कोई इशू नहीं है, और अगर एबनॉर्मल है तो उसको भी आप उसमें से अलग करें और उसको फिर अलग से चार्ज करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये सारा डिस्कशन जो आज हुआ है ये आपको समझ आया होगा, ऐसी उम्मीद की जाए आपसे, बताइए। तो पिछला रिवाइज करते रहें, इकोनॉमिक्स की तैयारी करते रहें। अभी भी मैंने आपको अकाउंटिंग में बिल्कुल रिलैक्स रखा हुआ है, मैंने इन्वेंट्री का कोई होमवर्क नहीं दिया अब तक आपको, लेकिन जो पढ़ा है उसको रिटेन करें अच्छी तरीके से। ठीक है बेटा, आज तक इतना, इंशाल्लाह आइए के ऊपर फर्दर बात कल की क्लास में करेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आज पढ़ाएं ये भूलने नहीं है प्लीज, लाजमी। ओके, अल्लाह हाफिज।